हेलो दोस्तों, दृष्टि आईएएस के न्यूज़ ऑन मैप रिवीजन प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत है। तो इस प्रोग्राम को हम रिवीजन प्रोग्राम क्यों कह रहे हैं? क्योंकि इस प्रोग्राम के अंतर्गत हम क्या करते हैं कि पिछले हफ्ते के इर्द गिर्द जो भी खबरें होती हैं उनको यहाँ पर डिस्कस करते हैं मानचित्रों के आधार पर। लेकिन आज के सेशन में चूँकि परीक्षाएँ नज़दीक हैं और परीक्षाओं के अंतर्गत जो सवाल बनाए जाएंगे वो लगभग पिछली खबरों से बनाए जाएंगे, यानी पिछले महीनों में जो भी महत्वपूर्ण खबरें रही होंगी। तो पिछले सेगमेंट के अंतर्गत हमने जिन जिन महत्वपूर्ण खबरों को कवर किया था उनसे कुछ चुनी हुई खबरें जो कि परीक्षा के लिहाज से और ज़्यादा महत्वपूर्ण हमें समझ में आई हैं, उनको हमने इस प्रोग्राम के अंतर्गत कवर किया है। तो आपका रिवीजन भी जल्दी से हो जाएगा और जो भी बहुत महत्वपूर्ण की पॉइंट्स रहे होंगे या फिर जो खबरें रही होंगी जिनसे मानचित्रों पर आधारित कोई सवाल बनाया जा सकता है उसको यहाँ पर हम कवर करने का प्रयास करेंगे। तो चलिए पहले एक सवाल से शुरू करते हैं। सवाल क्या है? निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला स्टेटमेंट दिया हुआ है कि प्रधान मध्याह्न रेखा और विषुवत रेखा एक दूसरे को अफ्रीका महाद्वीप में काटती हैं। दूसरा, जिस तरह सभी अक्षांशों की लंबाई बराबर होती है वैसे ही सभी देशांतर रेखाओं की लंबाई भी बराबर होती है। और तीसरा, अंतर्राष्ट्रीय समय रेखा के विपरीत प्रधान मध्याह्न रेखा को कहीं भी नहीं मोड़ा गया है। आपको बताना है कि उपरोक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है। वैसे आप पिछले सेशन के अंतर्गत इन सवालों का अभ्यास कर चुके हैं। ऐसे में आप चाहें तो वीडियो को पॉज करके इन सवालों का एक बार फिर से अभ्यास के तहत ही आंसर देने का प्रयास जरूर कीजिए। हम उसके बाद इसको आगे रिवीजन के तौर पर डिस्कस करेंगे। तो पहला स्टेटमेंट कहता है कि प्रधान मध्याह्न रेखा और विषुवत रेखा एक दूसरे को अफ्रीका महाद्वीप में काटती हैं। तो यहाँ पर देखें, ये पूरा विश्व का नक्शा है जहाँ पर ये जो रेखा आपको दिख रही है ये भूमध्य रेखा है और ये वाली जो है प्रधान मध्याह्न रेखा या फिर प्राइम मेरिडियन रेखा है। लेकिन ये जो एक दूसरे को काट रही हैं ये अफ्रीका महाद्वीप में ना काट करके यहाँ पर कहीं पर काट रही हैं। ये एरिया है गिनी की खाड़ी का, ये वाला एरिया। ठीक, तो जो पहला स्टेटमेंट है इसके हिसाब से गलत हो जाता है। दूसरा स्टेटमेंट क्या कहता है कि जिस तरह सभी अक्षांशों की लंबाई बराबर होती है वैसे ही सभी देशांतर रेखाओं की लंबाई भी बराबर होती है। स्टेटमेंट को ध्यान से देखिए, ये कह रहा है कि अक्षांशों की लंबाई बराबर होती है वैसे ही देशांतर की लंबाई भी बराबर होती है। तो देशांतर जो रेखाएं हैं वो कैसे हैं? इस तरह से। ठीक, तो देशांतर रेखाओं की तो लंबाई बराबर है लेकिन अक्षांशों की जो रेखा है ऐसे, तो अक्षांश इस तरह से हम काउंट करेंगे तो अक्षांश रेखाएं बराबर नहीं हैं। यानी कि इसमें जो कहा गया है कि देशांतर रेखाएं की लंबाई बराबर होती है ये बात सही है, लेकिन अक्षांशों की लंबाई बराबर होती है ये बात गलत है, इसलिए पूरा स्टेटमेंट ही गलत हो जाता है। और तीसरे नंबर पर कहा गया है अंतर्राष्ट्रीय समय रेखा के विपरीत प्रधान मध्याह्न रेखा को कहीं भी नहीं मोड़ा गया है। इसको भी देख लें। तो प्रधान मध्याह्न रेखा ये है 0 डिग्री पर और अंतर्राष्ट्रीय समय रेखा है यहाँ 180 डिग्री पर। तो इसको अलग अलग लेवल पर मोड़ा गया है। ठीक, इस तरह से आप देख सकते हैं। तो इसको मोड़ा गया है जबकि ये सीधी गई है। इस हिसाब से देखें तो ये स्टेटमेंट सही है। तो पूछा गया है कौन सा कथन सही है, यानी केवल तीसरा स्टेटमेंट ही सही है। ऑप्शन डी यहाँ पर सही जवाब है। ठीक, चलिए अगला सवाल और उसकी खबर क्या थी? तो यूक्रेन और रूस के बीच पिछले दिनों युद्ध जैसे हालात चल ही रहे थे। सवाल चूंकि पुराना है इस हिसाब से उसको लिखा गया है। तो इन हालातों के मद्देनज़र ही अमेरिका ने यूक्रेन में बसे अपने नागरिकों और अधिकारियों को यूक्रेन छोड़ने को कहा था। तो चूंकि ये खबर बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रही है पिछले काफ़ी लंबे समय से, इसलिए परीक्षा के अंतर्गत इससे संबंधित जो लोकेशंस हैं वो पूछी जा सकती हैं। तो यूक्रेन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला स्टेटमेंट है अजोव सागर यूक्रेन के दक्षिण पूर्व में है जो रूस के साथ यूक्रेन की सीमा भी बनाता है। दूसरा स्टेटमेंट, नाइपर और नीस्टर नदियां यूक्रेन से गुजरती हैं और दोनों ही काला सागर में समाप्त होती हैं। और तीसरा स्टेटमेंट, डैन्यूब नदी का संबंध यूक्रेन से नहीं है। सही कथन पूछे गए हैं, एक एक करके देखते हैं। पहला, अजोव सागर यूक्रेन के दक्षिण पूर्व में है और रूस के साथ यूक्रेन की सीमा भी बनाता है। तो ये है यहाँ पर अजोव सागर। ठीक, और ये है पूरा हिस्सा यूक्रेन का। तो यूक्रेन के दक्षिण पूर्व में है, ये बात सही है। रूस के साथ सीमा भी बनाता है, ये बात भी सही है। तो पहला जो स्टेटमेंट है वो सही है। दूसरा देखें, नाइपर और नीस्टर नदियां यूक्रेन से गुजरती हैं और दोनों ही काला सागर में समाप्त होती हैं।
तो ये नदी है नाइपर नदी, जो यूक्रेन को लगभग 2 भागों में विभाजित करती है और काला सागर में जाकर के गिर जाती है। और ये है यहाँ पर निस्टर नदी, ये भी जाकर के काला सागर में ही गिरती है और यूक्रेन से संबंधित है। तो ये वाला स्टेटमेंट भी सही है। तीसरा स्टेटमेंट कहता है कि डैन्यूब नदी का संबंध यूक्रेन से नहीं है। तो डैन्यूब नदी को देखें, यहाँ पर दी गई है डैन्यूब नदी, जो जर्मनी से निकलते हुए आगे बढ़ती है और यहाँ रोमानिया यूक्रेन के पास जाकर के काला सागर में गिर जाती है। तो इसका संबंध यूक्रेन से है, ठीक है। यानी जो तीसरा स्टेटमेंट है वो गलत है। एक बात और याद रखिएगा, यहाँ पर जो अजोब सागर है और यहाँ पर काला सागर है, अजोब सागर को काला सागर से जोड़ने वाली जो जलसंधि है वो कौन सी है? कर्च जलसंधि, इसको भी पूछा जा सकता है, ठीक। तो ये वाला स्टेटमेंट गलत हो गया। तो इसका सही जवाब कौन सा होगा फिर, जिसमें तीसरा ऑप्शन नहीं है, केवल 1 और 2 सही हैं, ठीक। चलिए अगली खबर थी, अरुणाचल प्रदेश में LAC पर सांगपो यानी ब्रह्मपुत्र नदी के पास एक युवक के लापता होने की घटना चर्चा में थी, ठीक। तो PLA जो कि पीपल्स लिबरेशन आर्मी, चीन की फौज को कहा जाता है, उसकी मदद से उसको ढूंढ लिया गया। सवाल क्या बन सकता है, निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ियां ब्रह्मपुत्र नदी के उत्तर में हैं? तो अलग अलग पहाड़ियों का जिक्र किया गया है, मिकिर, रेंगमा, दाफला, अबोर और मिरी। तो आपको बताना है कौन सी उत्तर में है इनमें से, ठीक। एक एक करके देखते हैं। पहले मिकिर, अबोर, रेंगमा। तो यहाँ पर ये अरुणाचल प्रदेश का हिस्सा है, यहाँ पर ब्रह्मपुत्र नदी गई हुई है। ये है दाफला हिल्स, ये है मिरी हिल्स, ये अबोर हिल्स। तो ये उत्तर में है, मिकिर हिल्स यहाँ पर हैं और रेंगमा हिल्स भी मिकिर के पास में ही है यहाँ पर। तो मिकिर और रेंगमा दोनों ब्रह्मपुत्र नदी के दक्षिण में हैं, जबकि उत्तर में कौन है? दाफला, मिरी और अबोर। यहाँ पर एक बार देख लें, दाफला, मिरी और अबोर, ठीक। यानी 3, 4 और 5 सही हैं और पहला और दूसरा दक्षिण में है। तो 3, 4 और 5 किस में है? ऑप्शन बी में, ये सही है। इस मैप में अगर हम कुछ और महत्वपूर्ण जो हिल्स हैं उनको देखें तो यहाँ पर है मिशमी हिल्स, इस बात को याद रखिए। इसके अलावा गारो खासी जयंतिया जो कि 3 रेंज हैं, बहुत महत्वपूर्ण हैं। यहाँ पर है गारो, यहाँ पर है खासी और यहाँ पर है जयंतिया। इनका क्रम भी अक्सर पूछ दिया जाता है, इनको भी आप याद रखिए, ठीक। चलिए अगली खबर, पिछले दिनों उत्तर कोरिया ने एक और मिसाइल परीक्षण किया था और यह 2017 के बाद से सबसे बड़ा परीक्षण उस समय माना गया था। विशेषज्ञ इसे हवासोंग 12 बता रहे थे, ठीक। तो सवाल क्या बना, यह समुद्री क्षेत्र उत्तर पश्चिमी प्रशांत महासागर का हिस्सा है। उसके आगे गौर से देखने पर पता चलता है कि अगर इसके कुछ हिस्सों को छोड़ दें तो यह एक लैंड लॉक्ड सी यानी भू आवेष्टित समुद्र होता। हालांकि इसी संकीर्ण रास्ते के सहारे ही क्यूरोशिवो गर्म जलधारा की एक शाखा सुशिमा गर्म जलधारा उत्पन्न होती है। यह समुद्री क्षेत्र पिछले लंबे समय से भू राजनीति का केंद्र भी बना हुआ है। तो ये समुद्री क्षेत्र कौन सा है आपको बताना है, जापान सागर, ओखोत्स्क सागर, पीला सागर या फिर पूर्वी चीन सागर। इनको एक एक करके देखें। तो जापान सागर यहाँ पर है, जापान के पास, ये जापान है। यहाँ पर है ओखोटस्क या फिर ओखोट्स कहते हैं इसको, ओखोट्स सागर। यहाँ पर है येलो सी, ठीक। और कौन सा बचा? पूर्वी चीन सागर, ईस्ट चाइना सी यहाँ पर है। अब गर्म जलधाराओं की बात की गई है, उनको देखें। तो क्यूरोशियो जो गर्म जलधाराएं हैं वो इस तरह से जाती हैं कुछ, और इसी की जो एक उपधारा है सुशिमा करंट या सुशिमा जलधारा, वो यहाँ से होकर के गुजर रही है। तो आप देख सकते हैं ये किसके अंतर्गत जा रही है? जापान सागर यानी सी ऑफ जापान के अंतर्गत, ठीक है। तो यहाँ पर जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, जापान सागर यानी पूर्वी सागर। मतलब सवाल इतना बड़ा लिख दिया गया था, लेकिन उसमें जो महत्वपूर्ण बात है वो यहाँ से शुरू होती है। एक गर्म जलधाराओं के संबंध में दरअसल ये सवाल है। तो गर्म जलधाराएं अक्सर बहुत चर्चा में रहती हैं, सवालों में पूछी जाती हैं, तो आपको एटलीस्ट इनको जरूर देखना चाहिए। इसके अलावा कुछ जो अन्य महत्वपूर्ण गर्म और ठंडी जलधाराएं हैं उनकी दिशा एक बार देखिए कि कौन सी दक्षिण से उत्तर की ओर या फिर उत्तर से दक्षिण की ओर जा रही हैं।
ठीक है, चलिए अगली खबर। एक रिपोर्ट के मुताबिक यमुना में प्रदूषण में बढ़ोतरी जारी है और इसके लिए घरेलू सीवेज यानी घरों से निकलने वाला जो गंदा जल है वो 80% तक जिम्मेदार है। अब सवाल क्या है, यमुना नदी निम्नलिखित में से किन किन राज्यों से होकर गुजरती है? बहुत ही सीधा सा सवाल है, लेकिन हम इसमें अक्सर कंफ्यूज हो सकते हैं। ऑप्शन उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, उत्तर प्रदेश। तो इनमें से कौन कौन से सही हैं ये आपको बताने हैं। देखें मैप में, तो यमुना नदी उत्तराखंड से संबंधित है, उत्तर प्रदेश से संबंधित है, यहाँ हिमाचल से भी संबंधित है, उसके आगे दिल्ली और आगे बहती है। यहाँ पर कौन कौन से विकल्प हैं? उत्तर प्रदेश भी है, हरियाणा भी है, हिमाचल प्रदेश भी है, उत्तराखंड भी है। हालांकि हिमाचल प्रदेश को लेकर के कन्फ्यूज़न हो सकता है, लेकिन हिमाचल प्रदेश भी इसमें शामिल है, बहुत हल्का सा हिस्सा इसका भी उससे लगता है। ठीक, तो कौन सा सही है? चारों ही सही हैं, यानी उपर्युक्त सभी इसका सही जवाब है। ठीक, चलिए अगली खबर। पिछले दिनों बीजिंग में विंटर ओलंपिक्स के दौरान कतर और यूएई के नेताओं की मुलाकात हुई। यह इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि खाड़ी संकट के बाद कतर के साथ यह पहली बैठक रही, उस समय की बात है। सवाल क्या है, निम्नलिखित में से किन किन देशों की राजधानी समुद्री तट पर अवस्थित है? अलग अलग देशों के नाम हैं, कौन कौन से? संयुक्त अरब अमीरात, कतर, सऊदी अरब, ओमान और कुवैत। तो पूछा गया है कि किसकी किसकी राजधानी तट पर अवस्थित है। ठीक, देखें पहले संयुक्त अरब अमीरात और कतर को देखते हैं। तो संयुक्त अरब अमीरात यानी यूएई, इसकी राजधानी ठीक है समुद्र तट पर है। कतर की राजधानी दोहा समुद्र तट पर है। उसके आगे सऊदी अरब, ओमान और कुवैत को देखना है हमें। तो सऊदी अरब की राजधानी है रियाद, जो कि तट पर नहीं है। कुवैत की राजधानी तट पर है। और कौन सा बचा? ओमान की राजधानी मस्कट भी तट पर है। तो सऊदी अरब की राजधानी तट पर नहीं है, इसलिए ये एलिमिनेट हो जाएगा। और कहा ही गया है जो विकल्प हैं उसमें सीधा सीधा लिखा हुआ है केवल 3 को छोड़कर सभी, यानी सऊदी अरब को छोड़कर के सबकी राजधानी तट पर है। अगर आपको वैसे भी इसमें याद है कि सऊदी अरब की राजधानी रियाद कहाँ पर है, तो आप इसके अंतर्गत सीधा उत्तर यहाँ से दे सकते हैं। अगर वो सही है तो आपको उत्तर मिल जाएगा। ठीक, चलिए अगला सवाल। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प दक्षिण भारत की नदियों के उत्तर से दक्षिण के सही अनुक्रम को दर्शाता है? दक्षिण भारत की नदियां हैं, उसमें उत्तर से दक्षिण का हमें क्रम बताना है। कौन कौन सी नदियां हैं? पालर, पेन्नार, वैगई और वेम्पोर। इन्हीं का अलग अलग क्रम यहाँ पर दिया हुआ है। तो इनको हम एक बार सही क्रम इनका देखते हैं, उसके बाद उत्तर निकाल लेंगे। तो यहाँ पर है पेन्ना या पेन्नार, इसको नंबर 1 पर रखते हैं। यहाँ पर है पालर नंबर 2, उसके बाद वैगई नंबर 3, और उसके बाद चौथी एक और जो नदी का नाम यहाँ पर दिया गया है वेम्पोर। तो वेम्पोर है यहाँ पर। ठीक, ये नंबर 4। तो हमें शुरू करना है पेन्नार से, यानी पेन्नार, पालर, वैगई और वेम्पोर। ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। तो केवल जरूरी नहीं है कि यही सवाल पूछा जाएगा, आपको बाकी की भी जो यहाँ पर महत्वपूर्ण नदियाँ हैं उनको भी ध्यान से देखना है। ठीक है, यहाँ पर भी आप जो पश्चिमी घाट के आसपास की नदियाँ हैं उनको देख सकते हैं। कृष्णा नदी कहाँ जा रही है, गोदावरी नदी कहाँ जा रही है, और भी जो भी महत्वपूर्ण नदियाँ हैं उनको जरूर देखिएगा। इसके अलावा अगर हम उत्तर भारत की बात करें तो उत्तर भारत के अंतर्गत भी जो भी महत्वपूर्ण नदियाँ हैं, चाहे सिंधु नदी हो, सिंधु के अंतर्गत जो पूरा सिस्टम है बाकी के अन्य नदियों के साथ, उनको भी जरूर देखिए। ठीक, चलिए अगली खबर। पिछले दिनों लाइबेरिया ने अपनी आज़ादी की 200वीं वर्षगांठ मनाई और फ्रेंच सेनाओं की कार्रवाई में बुर्किना फासो और बेनिन के डब्ल्यू नेशनल पार्क में कुछ विद्रोहियों की मौत हो गई। तो सवाल क्या है, निम्नलिखित में से देशों का कौन सा समूह पश्चिम अफ्रीका का प्रतिनिधित्व करता है? ऑप्शन इथोपिया, बेनिन, लाइबेरिया, टोगो, जाम्बिया, बोत्सवाना, अंगोला या फिर नामीबिया, सिएरा लियोन, लाइबेरिया, बुर्किना फासो, घाना, टोगो या फिर केन्या, तंजानिया, सोमालिया और मोजाम्बिक। तो पहले वाले से अगर हम शुरू करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर इथोपिया दिया हुआ है। अगर थोड़ा भी आपको याद होगा तो इथोपिया है जहाँ पर पूर्वी अफ्रीका के अंतर्गत हम देख सकते हैं। तो इथोपिया वाला आप सेक्शन एलिमिनेट कर सकते हैं। अगला वाला जाम्बिया, बोत्सवाना, अंगोला और नामीबिया। तो जाम्बिया यहाँ पर है, हम कह सकते हैं कि दक्षिण मध्य अफ्रीका, बोत्सवाना।
तो ये तो पश्चिम में नहीं है। उसके बाद सिएरा लियोन, लाइबेरिया, बुर्किना फासो, घाना और टोगो को देखें तो सिएरा लियोन यहाँ पर है, ठीक, घाना यहाँ पर है, बुर्किना फासो, टोगो, लाइबेरिया ये पश्चिमी अफ्रीका के अंतर्गत आते हैं, तो ये भी सही होगा ये वाला आंसर। इसके अलावा अगर कुछ अगले वाले को देखें तो केन्या, तंजानिया, सोमालिया और मोजाम्बिक, तो सोमालिया यहाँ पर आप एलिमिनेट कर सकते हैं कि सोमालिया वाला जो सेक्शन है वो कहाँ पर आता है, बहुत चर्चित हॉर्न ऑफ अफ्रीका के अंतर्गत, तो ये भी इसके अंतर्गत नहीं होगा। सही जवाब ऑप्शन सी है, ठीक। चलिए अगली खबर थी कि पिछले दिनों इजराइल के पीएम नफ्ताली बेनेट बहरीन दौरे पर रहे। इजराइल और अरब देशों के बीच तनावपूर्ण संबंधों के बीच यह दौरा अहम माना गया। सवाल क्या है, सवाल है एक व्यक्ति को समुद्री रास्ते इजराइल से बहरीन जाना है, ठीक। आप बताइए कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प उस रास्ते में आने वाले क्षेत्रीय सागरों का सही अनुक्रम बताता है। ऑप्शन दिए हुए हैं अकाबा की खाड़ी, अदन की खाड़ी, बाबल मंदेब या फिर हॉर्मुज की खाड़ी। अकाबा की खाड़ी, बाबल मंदेब, हॉर्मुज की खाड़ी, अदन की खाड़ी। अकाबा की खाड़ी, बाबल मंदेब, अदन की खाड़ी और हॉर्मुज की खाड़ी, या फिर हॉर्मुज की खाड़ी, अदन की खाड़ी, बाबल मंदेब और अकाबा की खाड़ी। हालांकि आप सभी लोग जानते हैं लेकिन इसमें बहुत कंफ्यूज नहीं होना है। इजराइल कहाँ पर है, यहाँ पर, और बहरीन है यहाँ पर, ठीक। अब हम चलते हैं इजराइल से बहरीन की ओर, कहाँ से, जल मार्ग से। तो यहाँ से अगर हम निकलें अकाबा की खाड़ी से होते हुए, क्योंकि यहाँ पर है अकाबा की खाड़ी, ये वाला जो हिस्सा आप गुलाबी रंग से देख रहे हैं ये वाला, ये सिनाई पेनिनसुला है जो कि मिस्र का भाग है। तो यहाँ पर है अकाबा की खाड़ी इनके बीच से, तो ये अगर व्यक्ति चलेगा तो फिर आगे जाएगा लाल सागर से होते हुए, यहाँ पर बाबल मंदेब आएगा, यमन और जिबूती के बीच में, ठीक। बाबल मंदेब से होता हुआ यहाँ पर आगे उसको मिलेगी अदन की खाड़ी, और फिर अरब सागर से होता हुआ यहाँ जाएगा, और ये है फारस की खाड़ी, गल्फ ऑफ ओमान से निकलेगा और फिर यहाँ पहुँचेगा, ठीक। तो कहाँ कहाँ से निकला, अकाबा की खाड़ी, बाबल मंदेब, अदन की खाड़ी और हॉर्मुज की खाड़ी, ठीक। हॉर्मुज जल संधि यहाँ पर है, ठीक है। तो इसका सही क्रम अकाबा की खाड़ी, बाबल मंदेब, अदन की खाड़ी और हॉर्मुज जल संधि, फिर आगे बढ़ जाएगा पर्शियन गल्फ की ओर। तो सही विकल्प ऑप्शन सी, ठीक। चलिए अब इसमें एक बात और समझ लीजिए कि और भी जो महत्वपूर्ण स्ट्रेट हैं, जल संधियाँ हैं, खाड़ियाँ हैं, उनको पूछा जा सकता है, उनको ज़रूर देखिएगा मैप में। चलिए अगला है मणिपुर में इन दिनों विधानसभा चुनाव चल रहे हैं, तो जब चल रहे थे तब की खबर है। सवाल क्या पूछा गया है, सवाल है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मणिपुर की राजधानी इम्फाल से सीधे अरुणाचल प्रदेश जा सकते हैं। दूसरा स्टेटमेंट, लोकटक झील नागालैंड, मणिपुर और म्यांमार के मिलन बिंदु पर अवस्थित है। तीसरा, कालादान नदी मणिपुर और म्यांमार के बीच सीमा बनाते हुए बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। आपको बताना है कि कौन सा या कौन से कथन सही नहीं है, नहीं पर भी ध्यान देना है कौन कौन से कथन सही नहीं है। तो पहले मणिपुर की राजधानी इम्फाल से अरुणाचल प्रदेश चलकर देखते हैं। तो मणिपुर है यहाँ पर, इम्फाल है यहाँ। तो अरुणाचल प्रदेश अगर जाना हो तो कैसे जा सकते हैं हम, या तो असम से जाएंगे, दूसरा नागालैंड से होते हुए जा सकते हैं, या फिर नागालैंड और असम दोनों से होते हुए जा सकते हैं, डायरेक्टली नहीं जा सकते। तो ये स्टेटमेंट गलत है। अगला, लोकटक झील नागालैंड, मणिपुर और म्यांमार के मिलन बिंदु पर अवस्थित है। अगर हम इसका मिलन बिंदु निकालें, जैसा कि हमने पिछले सेशन में भी, इसका जब सेशन हुआ था उसमें भी डिस्कस किया था, तो यहाँ पर कहीं पर बनेगा, लेकिन लोकटक झील यहाँ पर कहीं पर है, इस मैप में हमें दिख जाएगा, ये है लोकटक झील मणिपुर के अंतर्गत। तो दूसरा स्टेटमेंट भी गलत है। तीसरा कह रहा है कि कालादान नदी मणिपुर और म्यांमार के बीच सीमा बनाते हुए बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। तो कालादान नदी यहाँ पर है और ये मणिपुर के अंतर्गत नहीं जाती बल्कि मिजोरम के अंतर्गत जाती है और सीमा बनाते हुए आगे बढ़ जाती है। तो जो तीसरा स्टेटमेंट है वो भी यहाँ पर गलत है। तो सही जवाब क्या है, कौन कौन से सही नहीं है, तीनों ही सही नहीं है, यानी ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी यहाँ पर सही नहीं है। चलिए अगली खबर,
राजस्थान के रणथंभौर राष्ट्रीय पार्क में बाघों की संख्या बढ़ जाने की खबर आई थी। सवाल क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान अरावली पर्वतमाला और विंध्यन पर्वतमाला के मिलन यानी जंक्शन में अवस्थित है? केवलादेव घाना राष्ट्रीय उद्यान, रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान, मुकुंदरा राष्ट्रीय उद्यान या फिर कुनोपालपुर राष्ट्रीय उद्यान। देखिए यहाँ पर ये है अरावली रेंज, ये है विंध्यन रेंज, यहाँ पर कहीं पर होगा अवस्थित। कौन सा है वो है रणथंभौर नेशनल पार्क। ठीक, यही प्रश्न का सही जवाब भी है। यहाँ पर आप देख सकते हैं भारत के नक्शे के अंतर्गत ये रणथंभौर नेशनल पार्क मौजूद है। सही जवाब ऑप्शन बी। ठीक, बाकी के अन्य जो नेशनल पार्क है उनको भी आप मैप में देख लीजिएगा, ये आपका होमवर्क है। चलिए अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन से युग्म सही सुमेलित हैं? एक तरफ टाइगर रिजर्व दिए हुए हैं, एक तरफ नेशनल हाईवे दिए हुए हैं, इनको जोड़ करके बताना है। पहला कहा गया है पन्ना टाइगर रिजर्व संबंधित है नेशनल हाईवे 39 से। अगला बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व संबंधित है नेशनल हाईवे 44 से। अमराबाद टाइगर रिजर्व नेशनल हाईवे 765 से। बुक्सा टाइगर रिजर्व नेशनल हाईवे 7 से। काजीरंगा टाइगर रिजर्व नेशनल हाईवे 715 से। तो बहुत कठिन सवाल लग सकता है ये, लेकिन दरअसल ये बहुत कठिन सवाल है नहीं। यहाँ पर केवल हमें एलिमिनेशन मेथड का उपयोग करना है, लेकिन हालांकि ये बात सही है, हमको इससे संबंधित कुछ जानकारी जरूर होनी चाहिए। तो पहले हम देखते हैं पन्ना टाइगर रिजर्व नेशनल हाईवे 39 और बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व नेशनल हाईवे 44 को। तो यहाँ पर है नेशनल हाईवे 44 जो कि जम्मू कश्मीर से आगे चलते हुए यहाँ कन्याकुमारी तक को जोड़ता है। ठीक, अब ये गुजरता है यहाँ मध्य प्रदेश से भी, और बात की गई है पन्ना टाइगर रिजर्व और बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व की। ये कहाँ पर है? पन्ना टाइगर रिजर्व यहाँ है मध्य प्रदेश के अंतर्गत, और बांधवगढ़ भी इस तरफ है, यानी कि काफ़ी पूर्व में। और हाईवे कहाँ से गुजर रहा है? नेशनल हाईवे 44 लगभग यहाँ मध्य से, नरसिंहपुर के पास से। जो बांधवगढ़ वाला स्टेटमेंट है वो गलत हो जाता है, और जो पन्ना टाइगर रिजर्व है वो नेशनल हाईवे 39 के पास है, ये वाली बात सही है। अगर हम दूसरे को एलिमिनेट कर दें तो शायद हम इसका जवाब मिल जाएगा। ये वाला गलत हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा, और ये भी गलत हो जाएगा। सही जवाब केवल 1, 3 और 5। तो इस तरह के जो भी बहुत कठिन से दिखने वाले सवाल होते हैं अक्सर यूपीएससी के अंतर्गत, वे कुछ इस तरीके से ही बनाए जाते हैं कि अगर आप उससे संबंधित थोड़ी भी जानकारी है तो आप एलिमिनेशन मेथड का उसमें एक बार उपयोग जरूर कर सकते हैं, आपको करना चाहिए। फिर उसके बाद अगर उत्तर आता है तो आप उसको टिक कर सकते हैं या गोला रंग सकते हैं। ठीक, चलिए, हालांकि इस बात को लेकर श्योर जरूर हूँ कि आप वाकई में उस उत्तर तक अगर पहुँच पाते हैं तो उसको आप मार्क करना चाहते हैं, और अगर आपको थोड़ा सा भी संदेह है तो आप अपनी स्ट्रेटजी के अनुसार ही उसको मार्क कीजिए। ठीक है, चलिए अगली खबर क्या है। प्रशांत महासागर अवस्थित सोलोमन द्वीप समूह में चीन के विरोध में पिछले कई दिनों से प्रदर्शन चल रहे थे। इस विरोध को देखते हुए चीन ने यहाँ की पुलिस को प्रशिक्षण देने का उस समय ऐलान किया था। तो सवाल क्या है, निम्नलिखित द्वीपों या भू क्षेत्रों पर हमें विचार करना है। ऑप्शन क्या है? सोलोमन द्वीप समूह स्टेटमेंट 1 में, दूसरे में किरिबाती द्वीप समूह, तीसरे में अलास्का और चौथे में हवाई द्वीप समूह। क्या पूछा गया है? उपर्युक्त में से कौन सा द्वीप समूह या भू क्षेत्र अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के पूर्णतः पश्चिम में अवस्थित है या है? ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के पूर्णतः पश्चिम में। एक बार इन सभी को हम मैप में देखते हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा 180 डिग्री इस तरह से गई हुई है मैप में हमें यहाँ दिख रहा है। ठीक, पहले शुरू करें सोलोमन द्वीप समूह और किरिबाती द्वीप समूह से। तो यहाँ पपुआ न्यू गिनी है, यहाँ पर है न्यू कैलेडोनिया, और उसके यहाँ पर है सोलोमन द्वीप समूह। ठीक, तो ये इस लाइन के पश्चिम में है। ठीक है, अगला तो किरिबाती द्वीप समूह है यहाँ पर, इस लाइन को चूंकि यहाँ से मोड़ करके ले जाया गया है इसलिए ये भी आ जाएगा। आगे अलास्का और हवाई द्वीप समूह। अलास्का है यहाँ पर और हवाई है यहाँ पर। तो ये दोनों इस समय रेखा के यहाँ हमें पूर्व में दिख रहे हैं, ना कि पश्चिम में। पश्चिम में कौन कौन से हैं?
ये 3 और ये दोनों हैं पूर्व में। इस हिसाब से हमें इसका उत्तर निकालना है। तो अलास्का और हवाई द्वीप समूह को हटा दें तो सोलोमन द्वीप समूह, किरिबाती द्वीप समूह यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा, यानी ऑप्शन 1 और 2। ठीक है, चलिए अगली खबर। पिछले दिनों मेडागास्कर के तट के पास एक जहाज दुर्घटना का शिकार हो गया था जिसमें 80 से ज़्यादा लोगों की मौत हो गई थी। तो मेडागास्कर की अवस्थिति को लेकर सवाल बन सकता है। मेडागास्कर अवस्थित है कहाँ पर? कुछ अलग अलग द्वीपों के नाम दिए हैं, जगहों के नाम दिए हैं, आपको बताना है किसके कहाँ पर, कौन सा उत्तर सही होगा। कोरोमास के उत्तर में, तो ये है मेडागास्कर द्वीप समूह और कोरोमास है यहाँ पर। इसके उत्तर में तो नहीं दिख रहा, दक्षिण में या फिर दक्षिण पूर्व में कह सकते हैं, तो ये गलत है। अगला कहा गया है मोजाम्बिक के पूर्व में, तो मोजाम्बिक यहाँ पर है, अफ्रीका का हिस्सा, और ये है मेडागास्कर, ये बात सही है। उसके आगे मॉरिशस के दक्षिण में, तो मॉरिशस है यहाँ, मॉरिशस के दक्षिण में नहीं है, पश्चिम में है। इसके अलावा दक्षिण अफ्रीका के दक्षिण में, दक्षिण अफ्रीका यहाँ पर अफ्रीका का जो हिस्सा है उसके काफ़ी दक्षिण में होगा, इसलिए ये भी सही नहीं होगा। ठीक, तो सही जवाब क्या है? ऑप्शन बी। चलिए अगला सवाल क्या है? बायोस्फीयर रिजर्व यानी कच्छ की खाड़ी, सुंदरबन और अगस्त्य मलाई को मिलाकर एक त्रिकोण बनाइए। अब बताइए कि निम्न में से कौन सा बायोस्फीयर रिजर्व इस त्रिकोण के क्षेत्र में निश्चित रूप से नहीं आएगा? कौन सा? पचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व, पन्ना बायोस्फीयर रिजर्व, अचानकमार अमरकंटक बायोस्फीयर रिजर्व, या फिर शेषाचलम हिल्स बायोस्फीयर रिजर्व। कहाँ से कहाँ तक जोड़ना है हमें? कच्छ की खाड़ी, सुंदरबन और अगस्त्य मलाई को जोड़ते हुए ट्रायंगल बनाना है। ये एक तरह का अप्लाइड सवाल है जिसके बारे में हमें एक तरह से जानकारी भारत के नक्शे के अंतर्गत, राज्यों के अंतर्गत जरूर होनी चाहिए। जैसे ये है कच्छ गुजरात के तहत, ये है अगस्त्य मलाई और यहाँ पर है सुंदरबन। अब अगर हम एक त्रिकोण बना लें कुछ ऐसा, तो यहाँ पर पचमढ़ी और अचानकमार और अमरकंटक वाला जो एरिया है ये दोनों लगभग इसमें कवर हो जाते हैं। लेकिन जो निश्चित रूप से कवर नहीं होता वो है पन्ना, पन्ना बायोस्फीयर रिजर्व। तो यहाँ पर दिया हुआ है पन्ना बायोस्फीयर रिजर्व, जो इसका सही उत्तर भी है। ठीक, तो ये सब कहीं ना कहीं कवर होते हैं लेकिन पन्ना वाला कवर नहीं होता। ठीक, चलिए अगली खबर है। पिछले दिनों अमेरिका के कोलोराडो के जंगलों में आग लगने से कई हजारों हेक्टेयर वन भूमि का नुकसान हुआ था। क्या सवाल बना? यहाँ पर उच्चावच दिए हैं और अवस्थितियाँ दी हुई हैं। आपको बताना है कौन सा युग्म सही सुमेलित है। कोलोराडो का पठार उत्तरी अमेरिका, कारू क्षेत्र दक्षिण अमेरिका, माउंट विंसन अंटार्कटिका, मैटोग्रासो का पठार दक्षिण अफ्रीका। एक एक करके देखते हैं। कोलोराडो उत्तरी अमेरिका में है या नहीं? तो कोलोराडो उत्तरी अमेरिका में ही है, ये बात सही है। कोलोराडो का पठार सही। दूसरा कारू क्षेत्र, तो ग्रेट कारू यहाँ पर मौजूद है और यहाँ पर है लिटिल कारू, इनको ही मिला करके कहते हैं कारू एरिया। दक्षिण अफ्रीका का हिस्सा है ये, और कारू बहुत प्राचीन चट्टानों में से एक माना जाता है। ठीक, ये सही है। उसके बाद माउंट विंसन अंटार्कटिका, तो ये अंटार्कटिका का मैप है और यहाँ पर है माउंट विंसन, जो कि इसकी सबसे ऊंची चोटी में से एक मानी जाती है, ये भी सही है। और उसके बाद है माटोग्रासो का पठार दक्षिण अमेरिका, को भी देखें तो ये है ब्राज़ील के अंतर्गत माटोग्रासो, ये भी सही है, दक्षिण अमेरिका का ही हिस्सा है। ठीक, तो सही युग्म कौन कौन से सुमेलित हैं? सभी सही सुमेलित हैं। याद रखिएगा मैप में वही डिस्कस हम कर रहे हैं जो कि महत्वपूर्ण, हमने उसको महत्वपूर्ण समझा है। ठीक, बाकी आप अपनी नोटबुक में पिछले जो अलग अलग सेशन हैं उनको भी रिवाइज कर सकते हैं। चलिए अगली जो खबर थी वो थी पिछले काफ़ी दिनों से प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा में हुई गंभीर चूक का मुद्दा गरमाया हुआ है। ये पुरानी बात है जब वे पंजाब की यात्रा कर रहे थे। तो निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? यहाँ पर पर्यटक स्थल और नदियों के नाम दिए हुए हैं। पर्यटक स्थलों को भी नदियों से जोड़ करके पूछ लिया जाता है, ऐसे कई सारे सवाल अक्सर बनते हैं। तो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी साबरमती, बामियान बुद्ध सिंधु, हुसैनीवाला राष्ट्रीय शहीद स्मारक सतलज और स्टैच्यू ऑफ
ध्यान, बुद्धा, कृष्ण, आपको बताना है कि कौन से सही सुमेलित हैं। तो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी कहाँ है? साबरमती में नहीं है, इसका संबंध नर्मदा नदी से है। ठीक है, इस बात को याद रखिए कि इसका संबंध साबरमती नदी, चूंकि गुजरात में, इसलिए ऐसा कोई कन्फ्यूज़न हो सकता है, लेकिन नहीं, इसका संबंध नर्मदा से है, तो ये गलत है। बामयान बुद्धा कहा गया है सिंधु नदी, तो सिंधु का आप पूरा सिस्टम जानते हैं, यहाँ तिब्बत के पास से निकलते हुए लद्दाख के क्षेत्र में और फिर पाकिस्तान से होते हुए आगे जाती है, जबकि बामयान बुद्धा का संबंध अफगानिस्तान से है, तो सिंधु नदी अफगानिस्तान तो नहीं जाती, तो ये भी गलत है। उसके आगे हुसैनी वाला शहीद स्मारक, राष्ट्रीय शहीद स्मारक, सतलज नदी, ये सही है, यहाँ पर सतलज नदी के संबंध में ये बात सही है। उसके अलावा स्टैचू ऑफ ध्यान बुद्धा, कृष्णा नदी यहाँ पर कहा गया है, तो ये भी सही है। दरअसल यहाँ पर अमरावती से इसका संबंध है, लेकिन अमरावती नदी से संबंध नहीं, इसका संबंध कृष्णा नदी से है। ठीक, ये भी सही, यानी कि केवल तीसरा और चौथा ही सही है, ऑप्शन सी। ठीक, चलिए अगली खबर। म्यांमार की लोकतांत्रिक नेता आंग सान सूकी को और 4 सालों के लिए जेल की सजा सुनाई गई है, पिछली खबर ही है। तो सवाल क्या था, निम्नलिखित में से किस एक का संबंध थाईलैंड की खाड़ी से नहीं है? मतलब जो भी क्षेत्र चर्चा में रहता है या फिर जिस क्षेत्र से संबंधित कोई महत्वपूर्ण खबर रहती है, उसके ही स्थानों को मैप के अंतर्गत पूछा जाता है। तो बताना है कि थाईलैंड की खाड़ी से कौन सा देश संबंधित नहीं है, कंबोडिया, वियतनाम, म्यांमार, तीनों में से। तो थाईलैंड यहाँ पर है और थाईलैंड की खाड़ी है ये गल्फ ऑफ थाईलैंड, कंबोडिया ये है, वियतनाम यहाँ पर है, मतलब वियतनाम का ये पूरा हिस्सा है, तो वियतनाम इससे संबंधित है, कंबोडिया भी है। लेकिन म्यांमार कहाँ है? म्यांमार ये है, और म्यांमार का हिस्सा थाईलैंड की खाड़ी से नहीं लगता। ठीक है, अगला जो स्टेटमेंट था वो कहता है कि तीनों का ही संबंध है, लेकिन ये भी गलत है, सही है ये ऑप्शन सी, यानी म्यांमार। ठीक, चलिए अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प पश्चिम एशिया के भौगोलिक मानचित्र के उच्चावचों के पश्चिम से पूर्व के सही क्रम को दर्शाता है? तो पश्चिम एशिया बहुत ज़्यादा चर्चा में रहता है, पश्चिम एशिया या फिर मिडिल ईस्ट भी उसको कहते हैं। इससे संबंधित कुछ यहाँ पर क्षेत्र दिए हुए हैं, आपको बताना है कौन सा सही क्रम है। कुछ के नाम पढ़ लें, अनातोलिया का पठार, जाग्रोस का पठार, सीरिया का मरुस्थल और दस्तेलूट मरुस्थल। शुरू करते हैं एनातोलिया से। तो एनातोलिया का पठार यहाँ पर है तुर्की के क्षेत्र में। ठीक, उसके आगे अगर हम बढ़ें तो सीरियन मरुस्थल यहाँ पर है। ठीक, उसके आगे बढ़ें तो जाग्रोस वाला क्षेत्र यहाँ है और दस्तेलूट फिर यहाँ आता है। यानी जो क्रम हुआ, एनातोलिया, सीरियन डेजर्ट, जाग्रोस और दस्तेलूट, तो कौन सा हुआ सही उत्तर? एनातोलिया का पठार, सीरिया का मरुस्थल, जाग्रोस का पठार और दस्तेलूट का मरुस्थल। लेकिन सवाल चूंकि ऐसे इसी से नहीं पूछा जाएगा, कुछ भी पूछा जा सकता है, जो भी अन्य संबंधित क्षेत्र हैं, तो आपको बाकियों को भी देख लेना है। यहाँ पर दस्ते काविर भी है। ठीक, यहाँ पर क्या है? कराकुम डेजर्ट भी है, यहाँ पर अन्नफोर्ड डेजर्ट भी है, यहाँ पर रबल खाली जो बहुत चर्चा में रहता है, रबल खाली मरुस्थल सऊदी अरेबिया के अंतर्गत है। तो इस तरह जो भी अन्य महत्वपूर्ण मरुस्थल हैं उनको जरूर देखिए। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी। ठीक, चलिए एक और सवाल ले लेते हैं। इराक की राजधानी बगदाद में पिछले दिनों अमेरिकी एम्बेसी पर हमला हुआ था। तो सवाल क्या है, निम्नलिखित में से कौन से देश सऊदी अरब और फारस की खाड़ी दोनों के साथ सीमा साझा करते हैं? ऑप्शन इराक, ईरान, कुवैत और जॉर्डन। तो बताना है कौन सा सही उत्तर है। सऊदी अरब है यहाँ पर, ठीक, जॉर्डन है यहाँ। अब देशों को देखें तो क्या कहा गया है, सऊदी अरब और फारस की खाड़ी दोनों के साथ इराक सीमा साझा करता है या नहीं। यहाँ लिखा है हुआ है पर्शियन गल्फ, इसे ही कहते हैं फारस की खाड़ी। इराक है यहाँ पर, तो इराक सऊदी अरेबिया के साथ भी सीमा साझा कर रहा है और पर्शियन गल्फ के साथ या फारस की खाड़ी के साथ भी सीमा साझा कर रहा है, ये सही है। अगला ईरान और कुवैत को देखें
ईरान है यहाँ, तो ये ईरान पर्शियन गल्फ के साथ तो सीमा साझा करता है, लेकिन सऊदी अरब के साथ सीमा साझा नहीं करता, ये गलत है। अब बचा कुवैत और जॉर्डन। तो कुवैत है यहाँ पर, कुवैत पर्शियन गल्फ के साथ भी सीमा साझा करता है और सऊदी अरब के साथ भी साझा करता है, और जॉर्डन यहाँ पर है। तो जॉर्डन सऊदी अरब के साथ तो सीमा साझा करता है, लेकिन फारस की खाड़ी के साथ सीमा साझा नहीं करता। ठीक, कुवैत सही हो गया और जॉर्डन यहाँ पर गलत है। पूछा गया है सही उत्तर दीजिए, तो 1 और 3, यानी विकल्प कहाँ पर है, ऑप्शन बी में, केवल 1 और 3। ठीक है, तो इसके अंतर्गत इस तरह जो भी महत्वपूर्ण क्षेत्र हैं उनको आप मैप में एक बार प्रैक्टिस कीजिए। तो अपना मानचित्र जरूर तैयार रखिएगा। इस सेशन में अगर आपने इसे मिस किया हो तो आप दोबारा से इसको जा करके फिर से देख सकते हैं। इसके अलावा न्यूज़ ऑन मैप के जो भी अन्य महत्वपूर्ण कई सारे प्रोग्राम्स बीते समय में हमने अपलोड किए थे, आप उनको भी जा करके ज़रूर देखिए। तो उससे जो भी महत्वपूर्ण खबरें चर्चा में रही होंगी, इन खबरों के अलावा भी वो भी आपको वहाँ पर पढ़ने को मिल जाएंगी। ठीक, तो आप अभ्यास अपना जारी रखिए। आपसे मिलेंगे अगले सेशन में कुछ अन्य खबरों के साथ। तब तक पढ़ते रहिए। शुक्रिया।